ये सारे ऐसे बंद करा दो, ऐसे बंद करा दें सारे। टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर। M between टू कॉन्सेंट्रिक लूप के लिए बात करने वाले हैं। दो लूप है उसके लिए बात करने वाले हैं। दोनों का सेंटर एक ही है, सेंटर क्या है, कॉमन है। अब जब m को फाइंड करने वाले हम, तो क्लास थोड़ी खाली खाली लग रही है, समझ गया मैं, खाली खाली लग रही है कि बस हो गया, 3 क्लास होगी बहुत है। आप पढ़ाते रहे, से जो पढ़ाना हमें कोई मतलब नहीं है, 3 क्लास होगी, अब जा रहे हैं हम। तो बात कर रहे थे यहाँ पर R1 R2 रेडियस है, यहाँ पर R2 वेरी वेरी लेस देन R1। तो यहाँ भी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M को फाइंड करना है। तो जब M फाइंड करने वाले हैं तो M इनके बीच है या नहीं, इसको चेक कैसे करते हैं अपन। एक में करंट फ्लो करने से दूसरे से फ्लक्स लिंक होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उनके बीच M है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर किसी एक को प्राइमरी कंसिडर करना होगा, किसी एक को सेकेंडरी, मतलब एक को प्राइमरी के दूसरा अपना आप सेकेंडरी हो जाएगा। तो किसको प्राइमरी के, छोटे वाले लूप को, बड़े वाले लूप को। R2 वेरी वेरी लेस देन R1, मतलब R2 काफी छोटा है, हालांकि मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन R2 बहुत छोटा है R1 से, ये हमें गिवन है। तो प्राइमरी इस तरह से बनाएंगे ताकि जो सेकेंडरी बनेगा उसका फ्लक्स हम इजीली सॉल्व कर पाए, इस तरह से प्राइमरी बनाया जाएगा। तो क्या इस बड़े को प्राइमरी बनाए या छोटे को प्राइमरी बनाए। एक काम करते हैं कि जैसे ये बड़ा लूप है और एक ये छोटा लूप है, इसको अगर प्राइमरी बनाया जाए, सपोज छोटे वाले लूप को प्राइमरी बनाने का मतलब यह करंट उसमें फ्लो करेंगे। तो इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डॉट वाला आएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट, और यहां फील्ड क्या रहेगा, क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट भी है एंड क्रॉस भी है। तो अब जो बड़ा वाला लूप ये बन गया है, इस बड़े लूप के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो यहाँ प्राइमरी और यहाँ सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी से पासिंग फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो सेकेंडरी से पासिंग जब फ्लक्स फाइंड करना है, तो क्या इस सेकेंडरी का फ्लक्स हम सोल्व कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि फाई इक्वल टू बी ए लिखा जाना है। इस बड़े वाले का एरिया तो पता है आपको, पाई R1 स्क्वायर, लेकिन बी कौन सा लेंगे, बी तो हर जगह अलग अलग, यहाँ 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 और यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है, अलग अलग जगह अलग अलग बी फाइंड करना, फिर इसको माइनस करना, एक कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसको प्राइमरी कंसिडर करके बड़े लूप का फ्लक्स सोल्व नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इस बड़े वाले लूप को हमें प्राइमरी कंसिडर करना है और इसमें करंट हमें फ्लो करना है। तो करंट I1 फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस छोटे वाले लूप से फील्ड लाइंस आर पार जाएंगी, फ्लक्स पास होगा इससे, और जब इससे फ्लक्स पास होगा तो फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है। तो ये छोटा लूप बहुत छोटा है ना, मतलब ऑलमोस्ट इस बड़े लूप के सेंटर पे रखा हुआ है ऐसा माना जाएगा। तो बड़े लूप के सेंटर पे रखा हुआ तो ए की मैग्नेटिक फील्ड है कौन सा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, वो यहाँ से इससे पास होगा। तो जब हमें m फाइंड करना है तो m इज इक्वल टू कंसेप्ट है phi2 अपॉन I1। phi2 टोटल कर दें, टोटल तो जरूरत तब पड़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ है, यहाँ तो टर्न अकेले अकेले 1 टर्न है। तो करंट I1 ये है, इस सेकेंडरी का फ्लक्स बताना है, तो ये हो जाएगा B1A2 अपॉन I1। B1 किसकी वजह से, बड़े से छोटे से, कितना लिखूं फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1, और एरिया A2 कितना लिखूं, पाई R2 स्क्वायर, कंफर्म, पाई R2 स्क्वायर अपॉन करंट I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो m मिल गया है म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2r1, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2r, ये m मिल गया हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस टू लूप हमें मिल गया है। अब m ये मिल गया है, तो जब भी हमें m फाइंड करना होगा, दो लूप हमें गिवन होंगे, छोटा लूप एंड बड़ा लूप, तो वहां पर इसी तरह से एक को प्राइमरी कंसिडर करना, बड़े वाले को, छोटे वाले को सेकेंडरी कंसिडर करके फिर सॉल्व करना होगा। यहाँ एक बात और देख रहे हैं कि m प्रोपोर्शनल R2 स्क्वायर अपॉन R1 ये है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि किसके प्रोपोर्शनेट है, R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1 इस तरह से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लास में तो हर साल कराते ही, लेकिन 1-2 साल पहले एग्जाम नीट में पूछा गया है कि m प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 इसका आंसर है। तो कभी कभी ओनली इतना ही पूछा जाता है कि m किसके प्रोपोर्शनेट में है। तो जब यही हमें फाइंड करना है तो एक ट्रिक भी यहाँ पर बन रही है। ट्रिक क्या बन रही है वो ट्रिक याद रखें, m प्रोपोर्शनल x इन स्क्वायर अपॉन x आउट, ये ट्रिक की हम बात कर रहे हैं कि ओनली हमें m किसके प्रोपोर्शनेट यही चेक करना हो। तो जरा x इन आउट का मीनिंग समझा दो मैं। x इन आउट से मीनिंग यहाँ पर ये है कि दो लूप होंगे, छोटा लूप एंड बड़ा लूप, उनके लीनियर डायमेंशन या तो सर्कल की फॉर्म में होंगे या साइड लेंथ की फॉर्म में कुछ होगा, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। तो जो छोटा लूप है, इनसाइड वाला जो लूप होगा, उसके डायमेंशन जो भी होगी, रेडियस या साइड लेंथ, उसका स्क्वायर लिखना है, और बाहर वाले का जो होगा उसका 1 पावर लिखना है। कैसे काम में लेके देखें तो और समझ में आएगा। जैसे अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर मैं, उनमें सीधा हमें m किसके प्रोपोर्शनेट है उसका आंसर लिखना होगा। इसकी साइड लेंथ a है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि m किसके प्रोपोर्शनेट। फिर एक और की बात करें, इसमें एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, इसका साइड लेंथ a है, यहाँ a लेस देन r है, यहाँ r वेरी लेस देन a है, और अगला क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ये सपोज लेंथ l है, ये l है, l वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L, m प्रोपोर्शनल। देखिए इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले उस ट्रिक के अकॉर्डिंग, मतलब इस अरेंजमेंट के लिए, तो बोलो क्या लिखो, m प्रोपोर्शनल a स्क्वायर बाई r, क्योंकि इनर वाला जो लूप है उसका साइड लेंथ a है, तो x इन स्क्वायर मतलब इनर वाले की जो भी डायमेंशन उसका 2 पावर, और बाहर वाले की रेडियस r है उसका 1 पावर। सबको आ रही बात समझ में, x इन स्क्वायर अपॉन x आउट, ये लॉजिक लगाना है। m पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो लूप के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो यहां देखिए इसके लिए फाइंड करना तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल। सबको आ रहा है समझ में। तो एम अगर लिखना है तो इस तरह से हम डायरेक्टली सीधा ट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है जिसमें डायरेक्ट ये पूछा गया था कि एम किसके प्रोपोर्शनेट, मतलब ऐसे क्वेश्चन सीधा प्रोपोर्शनेट वाले ही एग्जाम में आए हुए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। हाँ अगर फाइंड करना हो प्रॉपरली हमें तो ऐसे फाइंड किया जाएगा प्रॉपरली।
ये लॉजिक लगा करके एक में करंट फ्लो करेंगे, दूसरे का फ्लक्स देखेंगे, तो फाई 2 अपॉन आई 1 से एम सोल्व कर पाए। तो इनके लिए भी ऐसे एम फाइंड कर सकते हैं प्रॉपरली। सपोज इसके लिए मुझे एम फाइंड करना है, ये तो केवल प्रोपोर्शनेट लिखा है। एम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक को प्राइमरी बनाएंगे। बताओ प्राइमरी किसको, स्क्वायर को। उसके वजह से फील्ड फाइंड करेंगे। फील्ड कितना आएगा सेंटर पर, 2 √2 म्यू आई अपॉन पाई ए। फील्ड आ जाएगा तो फिर फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर अपन करंट करने से फिर एम मिल जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है सॉल्व। कोई डाउट इसमें कहीं लग रहा है तो बता दीजिए। मतलब ये वाला पार्ट, ये डायग्राम, इसमें हमने ये देखा है कि अगर इसको प्राइमरी कंसिडर करेंगे छोटे वाले को, तो जो बड़ा लूप है वो सेकेंडरी बनेगा, उसका फ्लक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या फ्लक्स सोल्व कर पाएंगे हम बड़े वाले लूप के लिए? इस करंट की वजह से आया है। ये डॉट तो ये क्रॉस ही तो होगा, यहां डॉट यहां क्रॉस और यहां ये करंट है, ये डॉट ये क्रॉस और ये क्रॉस ही रहेगा। एकदम करेक्ट। बड़े ध्यान से पढ़ना, जब लोग पूरा कंसंट्रेशन लगा रखा है। तो ये डॉट है ये क्रॉस है, तो यहां भी क्रॉस ही है। तो हमें इस पूरे एरिया से पासिंग जो फ्लक्स हमें बताना है, तो बी इंटू एरिया में, एरिया तो पता है बड़े लूप को, लेकिन बी नहीं पता, हर जगह अलग अलग है। केवल सेंटर वाला पता है हमें, तो सब जगह एक जैसा फील्ड यहां पर नहीं है। तो इसलिए हमें बड़े वाले को ही प्राइमरी कंसिडर करना। आ रही बात समझ में? आगे बात समझ में? कपलिंग फैक्टर के या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के। जो कपलिंग फैक्टर होता है ये इंडिकेट करता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक हो रहा, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो के एक्चुअल में 5s/5p होता है, यानी कि फ्लक्स पर टर्न ऑफ सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स पर टर्न ऑफ प्राइमरी, ऐसे होता है। जैसे हमने देखा ना, जो भी अभी एम की बात हम कर रहे हैं, हर अरेंजमेंट में एक में करंट फ्लो करने, दूसरे में फ्लक्स लिंक हो पा रहा, तभी उनके बीच में एम है। लेकिन फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन एक कपलिंग फैक्टर देगा। 100% फ्लक्स लिंक हो रहा है या 50% फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये कपलिंग फैक्टर देगा। तो अब ये तो पता लग गया कि हाँ, ये इस फैक्टर से हम ये पता लगा पाएंगे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। लेकिन कुछ अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग ओरिएंटेशन में फ्लक्स लिंक है या नहीं है, वहां कपलिंग फैक्टर कैसा है, 1 है या 0 है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए कुछ अलग अलग अरेंजमेंट की बात करने वाले, अलग अलग ओरिएंटेशन की बात करने वाले, मेथड्स ऑफ कपलिंग। सबसे पहले हम समझने वाले हैं 90 डिग्री मेथड। मतलब इस अरेंजमेंट में फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा ये हम देखेंगे, और कब फ्लक्स लिंक अच्छा होगा ये भी समझा जाएगा। तो जैसे 2 कॉइल्स यहां पर हैं,
दोनों के एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी बोला जा रहा है। के क्या है? कपलिंग फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दूसरा टर्म भी आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बताएगा ये? कि प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से कितना लिंक हो रहा उसकी इंफॉर्मेशन देगा। लिंक भी हो रहा या नहीं हो रहा ये भी पता हमें चल जाएगा, अगर के का वैल्यू गिवन है तो। के अगर 0 हो तो फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा। अगर प्राइमरी के पर टर्न में जितना फ्लक्स उतना सेकेंडरी में भी है, मतलब 100% फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा। प्राइमरी में करंट फ्लो कर रखा है, प्राइमरी में तो फ्लक्स सेकेंडरी से फ्लक्स बिल्कुल लिंक नहीं हो रहा, तो के का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो के की जो रेंज हो सकती है वो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये के की रेंज होती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। सपोज ये प्राइमरी कोयल, ये सेकेंडरी कोयल है। यहां देखा जाए तो जब प्राइमरी कोयल में हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये तो करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एक्सिस के अलोंग। अंदर वाले रीजन में तो एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाती है, तो क्लोज लूप बना के फील्ड लाइंस इस तरह से जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। ऐसे फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई फील्ड लाइंस यहां से निकले 90 पे मुड़ जाए एंटर करके फिर ऐसे ऐसे होकर के यूं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फ्लक्स लिंक 0 हो जाएगा सेकेंडरी का। या थोड़ा मैथमेटिकली सोचा जाए, इसको थोड़ा उठा के यहां रख दिया जाए और फिर देखा जाए कि ये जो कोई भी इसका टर्न है उसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक्सिस वाले पॉइंट पर इससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना वो एक्सिस के अलोंग ही रहता है। तो सपोज बी का डायरेक्शन ये है, तो बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर रहेंगे। कैसे रहेंगे? 90 पर। इससे भी हम कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स 0 होगा। तो फाई एस इक्वल टू 0। फाई एस ही जब 0 हो गया तो के कितना आ गया? 0। और जब के 0 तो एम भी इनके बीच में 0 होगा। कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में नहीं है, कोई कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में नहीं है। तो प्राइमरी में हम करंट फ्लो करेंगे तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, करंट चेंज करने से ईएमएफ नहीं आएगा। तो 90 डिग्री वाला अरेंजमेंट की एक बार पहले ही बात की थी हमने, नोइमाई केसेस की, जहां बात कर रहे थे कि दोनों कोयल का अरेंजमेंट अगर परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो एक का दूसरे से फ्लक्स लिंक नहीं होता है। दोनों का अरेंजमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक का दूसरे से फ्लक्स लिंक नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर वाला ही केस था। सेकंड की बात करते हैं जिसमें टू कॉइल्स हैं, दोनों के एक्सिस पैरेलल हैं, लेकिन अरेंजमेंट थोड़े अलग अलग ढंग से हैं। एक कॉइल इस ढंग से रखा हुआ है, दूसरा कॉइल ऐसे रखा हुआ है। एक और अरेंजमेंट नंबर 3 है, इसमें दोनों कॉइल्स इस तरह से हैं, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। एक्सिस भले ही परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल ही, लेकिन इसमें भी फिर अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। तो देखना है कब फ्लक्स लिंक होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ जो अलग अलग अरेंजमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कभी कभी हमें अरेंजमेंट बना कर दे देता है कि बताइए किस में एम ज्यादा है एम कम है, या कहाँ फ्लक्स लिंक ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। अरेंजमेंट बना के देगा, फिर हमें ऐसे ही चेक करना पड़ता है कि कहाँ फ्लक्स लिंक अच्छा है कहाँ लिंक नहीं है, चेक करना पड़ता है। तो इसलिए हम डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें दोनों के एक्सिस पैरेलल हैं और यहाँ भी एक्सिस पैरेलल है, यहाँ दोनों आमने सामने, यहाँ अलग अलग मतलब डिस्टेंस पे थोड़ा दूर है। इसमें जब करंट फ्लो की जाएगी तो करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे। तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे, ऐसा नहीं होगा फील्ड लाइन सीधी ऊपर जाए एग्जैक्ट 90 पे मुड़ जाए फिर 90 पे मुड़ जाए और ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। डिस्टेंस ज्यादा होने से एयर गैप काफी ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज काफी ज्यादा हो जाएगा, इसका फ्लक्स वहां लिंक नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली चेक किया गया है कि जैसे इस कॉइल को नीचे शिफ्ट किया जाए ऐसे 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 ऐसे, तो नीचे शिफ्ट करने से क्या होगा फ्लक्स लिंक बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ओवरलैपिंग एरिया बढ़ना शुरू होगा, फ्लक्स लिंक बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जो कॉइल अलग अलग रखी हुई है ऐसे, तो अभी ऐसे है ये अरेंजमेंट, फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा, तो ऐसे जैसे सामने आएगी ना इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, फिर कम होते होते 0 हो जाएगा। मैंने बोला मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब
एक कंडीशन ये है, यहां वाली, एक यहां वाली, एक यहां वाली, इन तीन अलग अलग ओरिएंटेशन में से कि कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लिंक यहां होगा, लेकिन वो भी कोई ज्यादा खास लिंक नहीं होता है, क्योंकि वहां एयर गैप तो है ही, उनके बीच अच्छा खासा गैप है। ये कि हाँ ये ज्यादा दूर है, थोड़ा पास आ गया, सामने भी है, तो फ्लक्स लिंक कंपैरेटिवली ठीक हो जाएगा, पर वो कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। यहां तो पक्का है कि सेकंड से पासिंग फ्लक्स जीरो ही है, फाई एस इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो, नो कपलिंग, कोई फ्लक्स लिंक यहां नहीं हो रहा है, नो कपलिंग बोला गया है इसको। अब उसको नीचे शिफ्ट करके ऐसा लिया है, हमने भी कहा कि हाँ उसी कंपेयर में ज्यादा लिंक हो रहा है, लेकिन ये कोई खास यूजफुल नहीं है। अब जब खास यूजफुल नहीं है तो उस कंडीशन में जाग तो रहना, कुछ लोग आ रही है नींद है ना, अभी तो शुरू आधा घंटा ही हुआ अभी तो ना, कुछ लोगों को नींद आ रही तो यूं कोशिश करते हैं बेचारे, सब तरह से अलग अलग कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे कुछ भी मतलब ऐसा करता था। पक्का जाग रहे हैं सब? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। कितनी अच्छी नींद आती है, मतलब यहां से इतनी अच्छी नींद तो शायद रूम पे भी नहीं आती होगी। सारी कसर यही पूरी हो जाती है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अब देखिए यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी है ना, तो इसमें करंट फ्लो करने पर उससे फ्लक्स लिंक होगा, काफी कम लिंक हो रहा है, उस लिंक को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, तो सॉफ्ट आयरन का म्यूआर हाई होता है, कितना होता है, 2000 होता है इसका म्यूआर। तो सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ये कोर क्या करता है कि म्यूआर हाई होने की वजह से, किसका म्यूआर, सॉफ्ट आयरन का, कहां लिया गया, इन दोनों कॉइल में कोर की फॉर्म में लिया गया है। तो एयर का म्यूआर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1, या एग्जैक्ट कहें तो 1.04। तो फील्ड लाइंस का ये नेचर होता है कि उन्हें अगर दो मीडियम दिए जाएं, एक का म्यूआर कम है, एक का म्यूआर काफी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा म्यूआर उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस उसमें एंटर होती हैं। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो पहले इधर जाके लूप बना रही थी, इधर भी जा रही थी, ऐसे इधर उधर लीकेज हो रहा था फ्लक्स, वो अब लीकेज ना होकर के इस कोर को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका म्यूआर काफी ज्यादा है कंपेयर टू एयर। तो फील्ड लाइंस इस एयर में न जाकर के यहाँ जाएगी और पूरा क्लोज लूप बनाएगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ का यहाँ से लिंक हो पाएगा। काफी अच्छा फ्लक्स लिंक हो गया इस कोर को यूज करने की वजह से। तो यहाँ पर K टेंस टू 1 हो जाएगा, मतलब काफी अच्छा खासा लिंक हो गया है, 5 सेकेंडरी का फ्लक्स काफी अच्छा लिंक हो गया है। तो अब फ्लक्स लिंक इंप्रूवमेंट आ गया यहाँ पर, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी अच्छा खासा रहेगा इनके बीच में, और ऐसा ही अरेंजमेंट ट्रांसफॉर्मर के अंदर काम में लेते हैं। इस अरेंजमेंट को रियल कपलिंग भी कहते हैं। कौन सा कपलिंग, रियल कपलिंग। लेकिन कुछ के माइंड में एक सवाल यहाँ आता है, अच्छा K टेंस टू 1 ये हमने बोला, इसको वजह ये कि एयर गैप तो है ना, अभी थोड़ा बहुत लीकेज हो ही सकता है एयर गैप होने की वजह से, इसलिए K एग्जैक्ट 1 ना करके हमने टेंस टू 1 बोला है। एग्जैक्ट 1 के लिए तो अभी दोनों को एक ही कोर पे बनाने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बात और करें। कोई सोचते सर आपने यहाँ भी ये अरेंजमेंट रखा हुआ है, तो क्या यहाँ भी हम कोर नहीं ले सकते, क्या कोर लेंगे तो वहां भी तो फ्लक्स लिंक हो ही जाएगा, क्योंकि उसका म्यूआर काफी अच्छा खासा होता है। तो बात तो सही है ये कि फ्लक्स लिंक तो हो ही जाएगा, लेकिन यह ऐसा भी नहीं है कि जो कोर है कहीं के भी फील्ड लाइंस को अपने पास बुला लेगा, आसपास की जो फील्ड लाइंस उनको ही अपने अंदर अलाउ करेगा। इधर वाली फील्ड लाइंस, इधर वाली, तो यहाँ आसपास ही फील्ड इधर उधर बिखरा बिखरा हो रहा था, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ इसका फील्ड दूर दूर तक नहीं जा रहा है, इतना दूर तक, वो तो और ज्यादा कम वैल्यू का हो जाएगा। तो कोर, हाँ कोर लगाने से इंप्रूवमेंट तो आ जाएगा, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव यहाँ हो रहा है। इसलिए उसको काम में नहीं लिया जाता, काम में वो लेंगे जो ज्यादा इफेक्टिव हो। आ रही बात समझ में? तो ज्यादा इफेक्टिव यही वाला है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में इसी काम में लिया जाता है। वो तो यूजलेस हो जाएगा, वो कोई खास काम का नहीं। पर केवल इतनी सी बात की जाए कि अभी जैसे जीरो फ्लक्स का है और यहाँ कोड लगा दें, तो क्या कुछ फ्लक्स लिंक हो जाएगा? यस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कोई खास काम का नहीं है।
यूजफुल ही है। तो ये तो बिना फ्लक्स लिंक वाला था, और फिर जो इसके बाद अब बात की है कि जो अच्छा खासा यूजफुल है उसी के बारे में सीधी बात की जा रही है। अब यहां पर k टेंस टू 1 बोला गया है ना, तो k को एग्जैक्ट 1 लाने की सोचे हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉइल को एक ही कोर पे बाइंड करना पड़ेगा, वो कहलाएगा कोएक्सियल अरेंजमेंट। तो नंबर 4 कोएक्सियल कपलिंग। एक सिंगल कोर मटेरियल लिया गया है, ये एक्सिस है, इसके ऊपर एक प्राइमरी कॉइल को बाइंड कर दिया है, और इसी पर एक सेकेंडरी कॉइल को भी बाइंड कर दिया गया। काफी कम टर्न बनाए हमने ताकि डायग्राम समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। तो यहां पर कोर मटेरियल तो ये है, कॉइल लगा ताकि फ्लक्स ठीक ठाक हो जाए और इस पर हम कॉइल को बाइंड कर पाए। अब एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। कोर लगाने से इधर उधर फील्ड लाइंस नहीं जाएगी, इसी बात को फॉलो करेंगे। अब यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है अब कि फ्लक्स लिंक मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब यूं कह सकते हैं कि फाई एस इज इक्वल टू फाई पी, फाई एस इक्वल टू फाई पी है, मतलब के इक्वल टू 1 हो जाएगा। के इक्वल टू 1 हो गया तो एम का वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एयर गैप यहां पर 0 हो गया है, एयर गैप को जनरल डी से लिखते हैं, डी मतलब एयर गैप। तो एयर गैप 0 होने से भी कह सकते हैं कि फ्लक्स लीकेज 0 हो गया। ट्रांसफार्मर में एयर गैप होता है दोनों कॉइल के एक्सिस के बीच में, ये डी होता है एयर गैप। तो एक फ्लक्स लीकेज की बात की जाती है वहां पर। तो पूछा था कि फ्लक्स लीकेज क्यों होता है ट्रांसफार्मर की कॉइल के बीच में, एयर गैप की वजह से होता है। तो एयर गैप 0 हो गया, के का वैल्यू 1 हो गया, मैक्सिमम एम मिलेगा, फाइव एस इक्वल टू 5 पे होगा। तो ये अरेंजमेंट। अब यहां एक बात आती है, सर जब ये अरेंजमेंट है ही तो ट्रांसफार्मर इसको काम में क्यों नहीं लिया गया, जब के भी अच्छा खासा आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू का के यहाँ पर है, तो फिर ये लेना चाहिए। पहली बात ये भी कि कोई कम नहीं है, 1 के ऑलमोस्ट बराबर ही पहुंच गया, मतलब अच्छा खासा हो गया। फिर भी मन करता कि हाँ के जब 1 ही है तो 1 ही लो ना, सबसे अच्छा ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि दोनों कॉइल एक ही जगह पर बाइंड कर दी गई है। एक ही जगह बाइंड करने से क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि जब ट्रांसफार्मर की बात की जाती है तो कॉइल में हीट प्रोड्यूस होती है, अलग अलग टाइप के लॉसेज होते हैं, और जो कोर में भी कई टाइप के मतलब आयरन लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज, हिस्टेरेसिस लॉसेज होते हैं, और जो ये कॉपर की बाइंडिंग होती है इनमें ये कॉपर लॉस होता है। तो दोनों कॉइल एक ही जगह है और कोर भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। तो सबकी हीट एक साथ प्रोड्यूस होने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, ये कॉइल वगैरह मेल्ट हो जाए और ये कोर नीचे गिर जाए, और तो अरेंजमेंट ना बिगड़ जाए, सारा डिस्टर्बेंस ना हो जाए यहाँ पर। उससे बचने के लिए ये इनको दूर दूर ही रखा जाता है। तो प्रैक्टिकली यही काम में लिया जाता है, एक ही कोर पर बाइंड नहीं करते। इसलिए फ्लक्स लिंक 100% भी हो रहा है, और यहाँ पर इस अरेंजमेंट का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, आइडियल कपलिंग भी कहते हैं इसे, क्योंकि फ्लक्स लिंक 100% हो रहा है बट काम में नहीं ले पा रहे हैं प्रैक्टिकली, आइडियल कपलिंग भी कहते हैं इसको। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट बना दिए गए हैं। तो इनके बेसिस पर अब क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है हमसे, क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, ऐसा बना देगा कि बताइए कि इसमें फ्लक्स लिंक मैक्सिमम हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा डायग्राम बना देता है। 1 एंड 2 में से किस में लिंक हो रहा है, 1 में लिंक हो रहा है, 2 में लिंक नहीं हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। मतलब मैक्सिमम लिंक इसमें होगा जिसमें कोएक्सियल अरेंजमेंट दोनों पास पास रखे हुए हैं, और बाकी भी जो डायग्राम कुछ देगा तो देख के आप समझ जाएंगे, क्योंकि जितना हम बात कर चुके हैं उसके बेसिस पर। एक काम और करते हैं, ये जो डायग्राम बनाया ना इसके बेसिस पर एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन L1 L2 एंड कैपिटल M। ये L1 L2 कौन है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल 1 का एंड कॉइल 2 का, M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो यहां सपोज इस डायग्राम की हेल्प लेने वाले हैं इसके लिए। सपोज इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है,
इनके बीच में M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इस अरेंजमेंट के लिए हम इस रिलेशन को चेक करने वाले, एक बार देख लीजिए आप, फिर नोट करने का काम बचेगा कि ये L1 है ना इसका, सपोज इसमें टर्न N1 है, यहाँ टर्न N2 है, इधर की ओर टर्न N2 है। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस लिखता हूं मैं। सपोज एक सोलोनॉइड है ये, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड म्यू नॉट, बोलो जरा, N1 स्क्वायर A बाई L, L2 बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, L1 इंटू L2, तो क्या आ जाएगा? कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? देखा था कभी? कब देखा था? कब देखा था? आज ही देखा था? चलो अच्छी बात है। तो ये आ गया है एम स्क्वायर, क्योंकि एम क्या था? म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। तो यहां कह सकते हैं एम इज इक्वल टू रूट L1 L2। ये एम और L1 L2 में रिलेशन कब है? जब k इक्वल टू 1 है। इस डायग्राम की हेल्प से बनाया हमने, यहाँ k इक्वल टू 1 है। व्हेन k इक्वल टू 1, इफ k नॉट इक्वल टू 1, k 1 नहीं है, तो फिर m क्या हो जाएगा? k रूट L1 L2। तो ये रिजल्ट याद रखना डायरेक्टली कि k अगर 1 नहीं है, तो वैसे ओवरऑल इसका पूरा कंक्लूजन यही है। ये तो हमने सिंपल था, इसको डिराइव करने से डिराइव कर दिया, बाकी रिजल्ट तो ये यूजफुल है, ये काम आएगा। m इक्वल टू k रूट L1 L2। तो इन सारे डिस्कशन से m के बारे में कई सारी बातें पता लगी कि m किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। k पे डिपेंड कर रहा है, L1 L2 पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दोनों के एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एयर गैप पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, मीडियम क्या भर दिया है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू नोट भी आता है ना यहाँ पर, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। हो गया नोट? फिर दोनों में डिफरेंस कैसे बनाएंगे हम? इसीलिए अब ऐसा कोई मेथड पूछा नहीं जाता वहां पे कि बताइए इस मेथड का नाम क्या, इसका नाम क्या। हमें केवल डायग्राम देख के पहचानना होता है कि फ्लक्स लिंक है या नहीं है, उनके बीच एम है, इतना देखना होता है। तो 90 डिग्री अरेंजमेंट होने की वजह से 90 डिग्री नाम दे दिया गया। अब 0 डिग्री वाले दो दो हैं, तो अलग डिफरेंस बताने के लिए अलग अलग नाम दे दिया उनको। क्वेश्चंस की बात करेंगे अब। लिखिए क्वेश्चन। A solenoid a solenoid of turn density 10 turn density, क्या लिख दिया? डेंसिटी है 10 टर्न पर सेंटीमीटर, 10 टर्न पर सेंटीमीटर
area 2 centimeter square, area 2 centimeter square, carrying current 2 ampere, carrying current 2 ampere, placed coaxially, placed coaxially inside, placed coaxially inside a circular coil, inside a circular coil of 100 turns and area 4 centimeter square, area 4 centimeter square. Then find mutual inductance, then find mutual inductance of solenoid. इसमें लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, देन फाइंड म्यूचुअल इंटेंस ऑफ सोलेनॉइड बोल सकता है, या ऑफ कॉइल बोल सकता है, या एम बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच एम कितना, एक ही बात है। मतलब किसी एक का नाम लिया जाए, दूसरे का लिया जाए, या उनके बीच कितना एम है ये बोला जाए, सबका मीनिंग सेम है। वो एम का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वही हमें काम में लेना। कीजिए फाइंड एम। सबको सोल्व करना है, सही आंसर लाके बताना है। 5 -6 kg, तो क्या आएगा फिर? kg मीटर पर सेकंड। m is equal to mu naught n1 n2 a by l। कितनों ने सॉल्व कर लिया, जरा हाथ उठाएं। आप बताएं लास्ट। 8 पाई ओनली, ओनली 8 पाई। -10, अलग अलग आंसर आ रहा है। -8, किसी के पावर -6 आ रही है, -8 आ रही है, -10 भी आ रही है, किसी की पावर ही नहीं आ रही। इतने नेगेटिव पावर से क्या फायदा है? कुछ ज्यादा नेगेटिव पावर हो रही है तो। -8, -8 कितनों के? -6 किस किस के? मतलब सभी तरह के आंसर ला रहे हैं। देखते हैं क्या मिस्टेक किया होगा आप लोगों ने। सबसे पहली बात तो ये एरिया ए स्टार मतलब छोटा वाला, छोटा कौन है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम और करते हैं, यहाँ पर n1/l, ये क्या हो गया? टर्न डेंसिटी हो गया, यानी कि म्यू नॉट n n2 a स्टार, ऐसे लिख दिया इसको मैंने। तो ये हो गया 4 पाई 10 की पावर -7, स्मॉल n ये है 10 पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नीचे लिखा है, जहां लिखा है वहीं 10 की पावर -2 लगा देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को -2 लगा देते हैं। जहां सेंटीमीटर लिखा उस जगह, सेंटीमीटर नीचे लिखा हुआ तो वहीं लिखा हमने। इसके बाद फिर n2 है कितना है? 100। फिर एरिया है कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 10 की पावर -4। ये काम करना होगा। ये ऊपर जाएगा तो जैसे ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 बन जाए, इससे ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है यहां तक? तो कितना हो गए? 8 पाई 10 की पावर -6, ये m आ गया। ठीक है,
8 pi 10 की पावर -6 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन? बिटवीन कॉइल एंड सोलेनॉइड, या यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सबको आगे समझ में? एक और क्वेश्चन लिखिए। In above question, if current in solenoid, becomes zero in pi second, pi, not 5, in pi second, क्या लिखा? in above question, if current in solenoid becomes zero in pi seconds, then के पहले और लिखना है pi second, and pi second के बाद लिखिए and resistance of coil is 6.28 ohm. 6.28 ohm. Then find induced charge. Find induced charge in coil. Induced charge in coil. कॉइल में इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है। एट पाई, 8 बाई पाई, इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है। 8 -6, कितने सोल्व कर लिया? कुछ भी आंसर आया हो, कुछ तो सोल्व किया हो, सोल्व तो कर लिया, मतलब कुछ तो आ गया। 8 माइक्रोकुलाम आया, 8 माइक्रोकुलाम, 8 माइक्रोकुलाम। अब देखते हैं क्या होना चाहिए, चेक करता हूं मैंने। Q माइनस डेल्टा फाइव अपॉन आर, ये काम में लेना अपन को। इंड्यूस चार्ज का यही कंसेप्ट है, इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे अपन। लेकिन डेल्टा फाइव का पता करना चाहते हैं, तो डेल्टा फाइव कैसे पता किया जाए? फाइव टू इज इक्वल टू MI1। यहां वन किसको बोलेंगे? ये कॉइल है सोलोनाइड, सोलोनाइड वन है प्राइमरी है और कॉइल है सेकेंडरी। इसलिए अगर यहां भी 1 2 लगाना चाहूं मैं, तो ये इंड्यूस चार्ज किस में फाइंड करें? कॉइल में, 2 में। तो फ्लक्स सेंस किसका चाहिए? 2 का ही चाहिए, रेजिस्टेंस भी 2 का ही चाहिए। 2 मतलब कॉइल, ये भी कॉइल का डेटा होगा, ये भी कॉइल का डेटा होगा, ये भी कॉइल का डेटा होगा। अब फाइव इक्वल टू MI1, ये सोलोनाइड और ये कॉइल की बात हो रही है। इसको यूं लिख सकता हूं मैं, डेल्टा फाइव टू इज इक्वल टू M डेल्टा I1। यानी करंट चेंज करने से फ्लक्स में भी चेंज होगा।
तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा फाई टू इक्वल टू एम डेल्टा आई वन, इसकी जगह रख देंगे। लेकिन एम भी चाहिए, क्या एम हमारे पास है? अभी फाइंड किया तो काम बन गया फिर तो क्यू टू इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई वन अपॉन आर टू। आगे समझ में आता है? डेल्टा फाई टू की जगह एम डेल्टा आई वन पुट कर दिया हमने। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस की जगह माइनस, एम का फॉर्मूला है या फॉर्मूला के वैल्यू हमारे पास अब तो 8 पाई 10 की पावर माइनस 6 डेल्टा ए वन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो, इनिशियल 2, रेजिस्टेंस कितना था 6.28 ओम, और Q2 हमें फाइंड करना है। माइनस से माइनस हट जाएगा, ये कितना है 2 पाई, ये 2 है ये पाई है, कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, यानी कि 8 माइक्रो कुलाम। आ गया सबको समझ में? इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है, यही तो कंसेप्ट लगाना होगा, डेल्टा फाई अपॉन आर। लेकिन डेल्टा फाई कहां से लाएंगे उस कॉइल में हम? फाई इक्वल टू एम आई कंसेप्ट होता है, जब एम पता है तो फाई इक्वल टू एम आई ही लगाए हम। तो फाई इक्वल टू एम आई वन है, तो इसमें करंट चेंज करने से यहां भी फ्लक्स चेंज होगा। सपोज कहीं जरूरत पड़ती है डी फाई की, तो ये डी फाई तो यहाँ डी आई लिख देंगे। डेल्टा फाई चाहिए तो डेल्टा फाई इक्वल टू एम डेल्टा, एम तो चेंज होगा नहीं, एम तो जो है फिक्स है, तो करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस तरह से डेल्टा फाई टू फाइंड किया, यहां रख दिया एम डेल्टा आई वन, बस एम हमारे पास है, आई वन में चेंज पता है, आर टू गिवन है, पुट करके सोल्व करना है। एम अगर ना सोल्व किया होता, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में ओनली इंड्यू चार्ज ही पूछा गया होता हमसे, तो क्या करते फिर, एम को ये वाला फॉर्मूला लिख देते यहां से, म्यू नॉट एम वन बाय एल, ये पुट करके फिर सोल्व करते, तब भी यही आता है। आ रही बात समझ? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो इंड्यूस ई में फाइंड करने को बोलता तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी, उससे आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ अगर फाइंड करना होगा तो, नहीं करना फाइंड। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। लिखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। A transformer of mutual inductance 2 Henry, mutual inductance 2 Henry, carrying alternating current, of peak value 2 ampere, and frequency 50 hertz in primary coil. Find क्या फाइंड करें, लिखिए चलो। फाइंड maximum value of induced EMF in secondary coil. Maximum value of induced EMF in secondary coil. -200 volt.
पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड करने को बोला हमने। यहां पर एसी है, कैसी है? एसी, प्राइमरी कॉइल में एसी है। टू 200 आ गया, क्या है पीक वैल्यू आया? 200 पीक वैल्यू आ रही है कि एवरेज वैल्यू आ रही है? कितना आया? 200, 200 पाई, 400 पाई, 400 पाई। इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें लॉजिक तो यही है, E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया एसी है। तो एसी के बारे में हम जानते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हालांकि अभी ऐसे नहीं पढ़ा है, पर एसी वाला क्वेश्चन की अगर बोला जा रहा है यहाँ पर, तो हमें एसी की इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी जाके इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाएगा, अदरवाइज गलत ही आंसर आएगा डेफिनेटली। बस इतना सा काम करना, इसके बाद सिंपल है, उसका कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, खत्म है क्वेश्चन। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, जैसे ये कंसिडर कर लिया मतलब ये प्राइमरी करंट ही हो गई है। अब तो बस वहां इसको पुट कर देंगे, तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी अपॉन डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट कर दिया है। तो माइनस एम आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज E2। कॉस हो जाएगा, कॉस लिख दो, चलो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है E2 का, या पीक वैल्यू बताना, वो होगा एम आई नॉट ओमेगा। ये कैसा एम आई नॉट ओमेगा? क्योंकि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पर, कभी 0 होता, कभी 1 होता, कभी -1 भी होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग एम आई नॉट ओमेगा एक बार हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो एम आई नॉट ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ। अब यहां पर एम हमें दिया है कितना? 2, आई नॉट कितना है? 2, ओमेगा 2 पाई एफ, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 पाई इंटू एफ, कितना? 50, कितना हो गया? 400 पाई वोल्ट। अब इसमें कुछ क्या करते हैं कि सीधा करंट का दो वैल्यू ले लिया, इक्वेशन तो कंसिडर किया नहीं, पहला ले लिया 0, दूसरा ले लिया मैक्सिमम वैल्यू करंट का, और उन पे फिर डेल्टा ये पॉइंट डेल्टा टी लगा दिया। अगर आपने ऐसा किया है, पता आपने क्या किया है? आपने एवरेज ले लिया हो। क्या कर लिया आपने? एवरेज ले लिया है। इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया, फाइनल वैल्यू आपने मैक्सिमम ले लिया, और फाइनल माइनस इनिशियल करके आप सोल्व कर रहे हैं, मतलब आपने एवरेज ले लिया है। एवरेज नहीं पूछा यहाँ पर, यहाँ पर पीक वैल्यू पूछा गया है। तो पीक वैल्यू तो जो टाइम वेरिंग फंक्शन उससे ही मिलेगा हमें, तो टाइम वेरिंग फंक्शन की फॉर्म में ईएमएफ आना चाहिए था, मतलब ये फॉर्म ला करके फिर इससे पीक वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो ये आ जाएगा ईएमएफ का पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू 400 पाई। तो ये क्वेश्चन इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इक्वेशन हमें याद नहीं आया कहाँ ऐसे सोल्व करना है, तो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट तो जानते हैं कि हाँ ई माइनस एम डी एबिलिटी होता है, सब पूरा लॉजिक पता है, लेकिन एसी के बारे में बोला कहाँ एसी है प्राइमरी में, तो एसी का इक्वेशन कंसिडर करके ही सोल्व करना होगा, तभी सही आएगा। तो और इक्वेशन कंसिडर करने के बाद तो काम ही सिंपल हो गया, ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। डायग्राम देख के ऑब्जर्व के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या?
लेफ्ट या राइट? चलो फिर भी मैं बनाता हूं, एक आंख बनाता हूं मैं। ठीक है, और क्या। तो इधर ऑब्जर्वर है, कुल मिला के ये इंडिकेट करना चाहते हैं हम। ऑब्जर्वर यहां पर है, करंट इसमें फ्लो हो रही, सोलोनाइड है, एक लूप लगा रखा है, उसमें कट वहां एक कैपेसिटर लगा रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, magnetic field inside solenoid, magnetic field inside solenoid is B equal to B naught alpha T, B equal to B naught alpha T, जहां B naught कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट, T टाइम है। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्मॉल a एरिया ऑफ सोलेनॉइड एंड कैपिटल A एरिया ऑफ लूप, ये ब्रैकेट में लिख लें। स्मॉल a तो एरिया ऑफ सोलेनॉइड है और कैपिटल एरिया ऑफ लूप है, ये गिवन हमें है। नीचे लिखें देन फाइंड। नंबर 1, induced EMF, induced EMF in loop। सेकंड में लिखिए, which plate is at high potential, which plate is at high potential। एक सवाल आया है, सर आपने माइनस कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया माइनस? ये मैंने इस इक्वेशन को दोबारा नहीं लिखा है, मैंने इस इक्वेशन को दोबारा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं किया मैंने कि इक्वेशन लिख दी और माइनस नहीं लिखा हो, मैंने कुछ अलग पता किया है। क्या पता किया है? पीक वैल्यू इसमें से। तो पीक वैल्यू की जब बात करेंगे, कभी हम cos ओमेगा टी की जगह 1 लिखेंगे, कभी cos ओमेगा टी की जगह -1 लिखेंगे, कभी 0 लिखेंगे, क्योंकि cos ओमेगा टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कभी आपको E2 क्या मिलेगा? -a-0 ओमेगा, कभी आपको +a-0 ओमेगा मिलेगा, कभी आपको 0 भी मिल जाएगा। तो किसको लिखना पसंद करेंगे आप? a-0 ओमेगा को, जो मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, और वैसे दोनों वैल्यू मैक्सिमम ही है, एक बस डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है वहां पर, a-0 ओमेगा या -a-0, दोनों मैक्सिमम वैल्यू ही है। ईएमएफ फाइंड करना है, किसमें? लूप में। लूप का एरिया कैपिटल ए दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू -d∅/dt। ई किस में चाहिए? लूप में। फ्लक्स भी किसका लेंगे? लूप का। लूप से पासिंग फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा, BA cos थीटा, तो ये बन जाएगा -d/dt, BA cos 0 डिग्री कह दूं क्या यहां पर? क्योंकि इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये रहेगा, और इस एरिया का एरिया वेक्टर ऑब्जर्वर की ओर ही लेना हमें, तो cos 0। समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ, कुछ को इसमें यह लग सकता है कि सर एक की वजह से दूसरे में एमएफ इंड्यूस हो रहा है,
तो म्यूचुअल हो रहा है यहाँ पर, तो फिर एम वाला फैक्टर काम में नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। एम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं हमें। अगर इनके बीच में एम फैक्टर हमें गिवन होता तो डेफिनेटली हम फॉर्मूला E2 इक्वल टू माइनस एम डी वन डी टी काम में ले सकते थे, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन होता। पर इस ढंग से इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है हमें। तो यहां पर हमें सेकेंडरी का जब ई में फाइंड करना है उसमें तो लिख दिया मैंने क्लियरली, ई लूप इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी लूप के लिए। तो लूप से फ्लक्स लिखेंगे हम, तो माइनस की जगह माइनस डी अपॉन डी टी। बी ए कॉस जीरो किसके? लूप के लिए लिख रहा हूं मैं, लूप से पासिंग फ्लक्स लिखना है। तो लूप से पासिंग बी कौन सा है? यही है जो यहाँ पर सोलोनाइड वाला, बी नॉट अल्फा टी। एरिया कितना है? कौन सा लेंगे यहाँ पर? लेंगे कौन सा? छोटा वाला है बड़ा वाला? छोटा वाला कॉमन एरिया, क्योंकि खुद का एरिया तो बड़ा है उसका, लेकिन यहाँ फील्ड है ही नहीं, फील्ड जीरो है। तो जो कॉमन एरिया, छोटा एरिया जिससे फील्ड पास हो और वही एरिया लिया जाएगा, दैट इज ए। और cos 0 1 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो सभी कांस्टेंट है यहाँ, तो बी नॉट अल्फा स्मॉल ए, बस टाइम वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा माइनस बी नॉट अल्फा ए डी अपॉन डी टी ऑफ टी। तो ये आ गया माइनस बी नॉट अल्फा ए इज द EMF इन दिस लूप। आ गया सबको समझ में? ये मतलब स्टेप बाय स्टेप केयरफुली जब सॉल्व करते जाएंगे तो आराम से आंसर सही से आ जाता है। अब एक काम और बाकी इसमें क्या, हाई पोटेंशियल पता करना हमें। तो हाई पोटेंशियल कैसे पता करेंगे? मतलब कौन सा हाई पोटेंशियल बता दीजिए, पी या क्यू? और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बताना, सोच समझ के कि जो ऑब्जर्वर देख रहा है क्या देख रहा है। और ऐसा काम पहले 2 बार कर चुका है, तीसरी बार कर रहे हैं। वही लॉजिक लगाना जो पहले भी लगाया है, सेम वही अप्रोच काम आएगा। कौन हाई पोटेंशियल पर है? पी या क्यू? पी क्यू पी क्यू। मतलब पी के बारे में पूछे कुछ लोग, पी किसने कहा पी, दूसरे क्यों, ऐसा चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये देखा जाएगा पहले। ऑब्जर्वर जिस लूप को देख रहा है वो इस तरह का है, और जो एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट वाला है। कैसा वाला फील्ड? डॉट वाला बी। डॉट वाला बी है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई डाउट किसी को है तो बता दें। ये डायग्राम मैंने बनाया ऑब्जर्वर के लिए। ऑब्जर्वर ये देख रहा है। कितनों को डायग्राम समझ में आ गया? नहीं आया अभी? ऑब्जर्वर देख रहा है ये। भाई आप अगर फटाफट समझ में आ रहा है ये बता रहे हैं तो जल्दी अपना काम हो जाएगा। अदरवाइज मैं दोबारा बताता हूं। ये करंट है, इससे फील्ड इधर की ओर। थंब ऑब्जर्व की ओर जा रहा है, तो ऑब्जर्व को डॉट फील्ड दिख रहा है। क्लियर है बात? तो वही तो बनाया मैंने, डॉट फील्ड। और ये बड़ा लूप बना दिया, ये P है ये Q है। ठीक है यहां तक? अब एक बार वो बताइए कि ये जो डॉट वाला B यहां पर है, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम डिपेंड है क्या? है दिया गया क्वेश्चन में, B प्रोपोर्शनल T है। तो ये बढ़ेगा घटेगा? कैसे पता चल रहा है? टाइम बढ़ेगा तो बढ़ेगा और टाइम घटेगा तो घटेगा। बताओ टाइम क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है घट रहा है? टाइम बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? टाइम तो घट रहा है, लेकिन 20 मिनट बाकी है, अब 18 मिनट रह गए, 19 मिनट ऐसे रह गए। टाइम बढ़ रहा है घट रहा है? टाइम लगातार निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से टाइम बढ़ता ही जा रहा है। आप सुबह से आए थे तो उसके हिसाब से टाइम बढ़ता ही जा रहा है कि घटता जा रहा है? कितना टाइम हो गया है? 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए? तो देखिए टी ये वक्त है जो कभी रुकता नहीं, ये तो बढ़ता ही जाता है।
तो कह सकते हैं यहां पर B इज इक्वल टू बी नॉट अल्फा टी। तो टाइम बढ़ेगा तो टाइम के साथ साथ B बढ़ेगा। कौन सा वाला? डॉट वाला B बढ़ेगा। डॉट B इंक्रीज, इंक्रीज तो इनवर्स। कौन सी वाली? क्रॉस वाली, क्रॉस वाली, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट बना दें। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट बना दिया। करंट जिस प्लेट पर जाएगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, इसलिए कह सकते हैं यहां पर P पॉजिटिव, Q नेगेटिव। सबको आई क्या बात समझ में? इसमें जरा भी कहीं डाउट है तो बता दें फटाफट। अगला क्वेश्चन। मतलब मुझे पता है क्वेश्चन थोड़े से समझने में लेंथी थे ये। अब इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब उसके बाद आप अब कह रहे हैं ये काम तो पहले करना चाहिए था, आप मुझे अब कर रहे हैं। अब इतना आसान क्वेश्चन लिखिए फटाफट, आसान क्वेश्चन एक। बोल दो क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस का, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का आखिरी क्वेश्चन बोल दो तो आना। नहीं, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। टू कॉइल्स, टू कॉइल्स ऑफ, two coils of self induction, two coils of self induction, 9 Henry and 4 Henry, 9 Henry and 4 Henry, placed in such a way, placed in such a way that 25%, that 25% flux of one coil is linked with another coil, linked with another coil. Find mutual inductance between them. कितना आ रहा है? देखिए m इज इक्वल टू क्या? K रूट L1 L2। K कितना हो गया? 25/100। रूट L1 L2 की बात करें तो 9 इंटू 4, तो ये 1/4 इंटू 6, यानी कि 3/2, 1.5 हेनरी। क्योंकि L1 L2 हमें गिवन है और K का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 25% फ्लक्स लिंक हो रहा है। इट में हम समझें कि 25/100 मतलब 1/4 K यहाँ पर है। तो K पुट किया और इजीली सॉल्व करने से हमें ये आंसर मिल जाता है। पक्का? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? नहीं कर रहे? कर रहे? कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं जरा हाथ उठाएं। कर रहे हैं पढ़ाई? इंडिविजुअल बताइए, आप बताइए इंडिविजुअल। सेल्फ इंडक्टेंस जब हमें गिवन है तो इंडिविजुअल कैसे लिखते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस गिवन इंडिविजुअल कैसे लिखते हैं? -L/di/dt। अच्छा आप बताइए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है उसमें? मैग्नेटिक मोमेंट। वी क्या था? ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है? ऐसा क्या बताता है? सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है उस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो टोटल फील्ड लिखने के दो तरीके होते हैं सब्सटेंस में। टोटल फील्ड लिखने के दो तरीके, एक तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और दूसरा एक तो है म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। एक तरीका और है म्यू नॉट म्यू आर, मतलब म्यू आर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। म्यू आर इंटू बी नॉट भी कह सकते हैं इसे हम, अगर फ्री स्पेस का फील्ड हमें पता है तो। म्यू आर इक्वल टू, अभी टाइम लगेगा थोड़ा ना,
अच्छा, म्यू आर इक्वल टू काई एम +1 या -1? कितना जोर से बोल रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल दो कोई। अच्छा, सुपर कंडक्टर्स के लिए काई कितना होता है? सुपर कंडक्टर का काई कितना होता है? -1। सुपर कंडक्टर का काई -1। म्यू आर कितना होता है उसका? क्यों 0? बस ये मत पूछो, बस 0 है, क्योंकि सुपर कंडक्टर फील्ड लाइंस को अपने अंदर एंटर नहीं होने देते, फील्ड लाइंस कंप्लीटली वो रिपेल करते हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उनका काई पॉजिटिव नेगेटिव? थोड़ा या बहुत ज्यादा? थोड़ा या बहुत ज्यादा? थोड़ा सा नेगेटिव। क्यूरी लॉ किन के लिए अप्लाई होता है, डाया या फेरो? ठीक है, गड़बड़ ऐसा नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। क्यूरी लॉ टेरा के लिए अप्लाई होता है। अच्छा, क्यूरी टेम्परेचर पर डाया पेरा में चेंज होता है या फेरो डाया में? फेरो टेरा में चेंज होता है। हिस्टेस जो कर्व होता है वो डाया के लिए होता है। फिर सब्सटेंस में हिस्टेरिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, मतलब किस कर्व के बेसिस पर बात कर सकते हैं, किस कर्व के बेसिस हिस्टेरिक प्रॉपर्टी के बारे में? आईएच कर्व, हमें पता है कि आईएच कर्व जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हो जाते हैं। इसके बाद फिर फ्लक्स का, अच्छा फ्लक्स स्केलर वेक्टर, स्केलर है, रियल या इमेजनरी? रियल फिजिकल क्वांटिटी होता है। फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, टेस्ला में? कंफर्म? कंफर्म? टेस्ला तो नहीं होता? टेस्ला की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। लेंज लो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, पास आने पर दूर जाए तो चलो ठीक है। अच्छा, अब तक के बेसिस पर ईएमआई में बिगनर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 तक क्वेश्चन करने आप, ठीक है? ओके, थैंक यू।